हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल। पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड की प्रयोग और प्रयोग से क्या परिणाम निकले और परिणाम से क्या निष्कर्ष निकले उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। आज हम जिस प्रकार से थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु कैसा दिखाई दे सकता है, कैसा होगा, उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने निष्कर्ष के बेसिस पे परमाणु की संरचना बताई कि परमाणु को कैसा होना चाहिए, वो कैसा होगा, परमाणु की संरचना कैसी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल। ग्रही मॉडल क्यों कहा, इसको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देखते हैं कि निष्कर्ष के आधार पे रदरफोर्ड ने किस प्रकार से परमाणु की संरचना दी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। देखिए, थॉमसन ने क्या कहा था, उसी से थोड़ा सा रिलेट करके बात को आगे बढ़ाते हैं। थॉमसन ने कहा था परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है ना। परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है, ऐसा तो थॉमसन ने कहा था। उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, गोला अच्छा ना बना हो तो आपको अच्छा बना लेना है। ठीक है, चलिए अपने एक्सपेरिमेंट के देखिए परमाणु में कौन कौन सी संरचना होती है, कंपोनेंट्स को पहचानो। परमाणु में कौन कौन से कंपोनेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की पोजीशन को रदरफोर्ड ने जान लिया था कि प्रोटॉन परमाणु में कहाँ पे उपस्थित होगा। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रोटॉन यानी कि परमाणु में एक ऐसा धनावेशित पार्टिकल है जो उसके सेंटर में उपस्थित है, जिसे हम नाभिक कहेंगे। यानी कि जो प्रोटॉन है परमाणु में, उसकी स्थिति परमाणु में कहाँ होगी, उसके केंद्र में, उसके नाभिक में होगी। तो प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होगी, उसके नाभिक में उपस्थित होगी, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा अपने प्रयोग के आधार पे। और जो प्रैक्टिकली प्रूफ की हुई चीज है, जो बात है, उसको कभी गलत नहीं माना जा सकता। यानी कि जो उन्होंने प्रोटॉन की स्थिति बताई परमाणु में, बिल्कुल सही बताई और एग्जैक्ट बताई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर प्रोटॉन परमाणु में उपस्थित है सेंटर में, नाभिक में, यानी कि उसका जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग किसका, प्रोटॉन का धनावेशित भाग, यानी कि हम कह सकते हैं संपूर्ण धनावेश, है ना, संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहाँ होगा, उसके नाभिक में उपस्थित होगा। ये क्या है आपके नाभिक क्या है, ये आपका नाभिक है। तो संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। अभी धनावेश की बात तो आपको समझ में आएगी कि प्रोटॉन उसके नाभिक में उपस्थित होगा। इसको थोड़ा सेंटर में बनाओ, अभी भी नहीं बना, कोई बात नहीं, आप बना लो यार अच्छे से। यहां से अपने को मालूम तो चल गया है कि भैया नाभिक में जो है वो धनावेशित पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि जो नाभिक है उसमें संपूर्ण धनावेशित भाग होगा, और साथ ही जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो भी नाभिक में ही उपस्थित होगा। संपूर्ण द्रव्यमान को कैसे कहा दिया सर आपने, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही पार्टिकल्स का होगा किसी भी परमाणु में। इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वजह से परमाणु के भार में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इतना कम होता है, इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ के, और ये नंबर बहुत 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 कम है, जिसकी वजह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भार को अगर ऐड किया जाए तो परमाणु के भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कभी भी परमाणु का वेट निकालते समय, एटॉमिक मास निकालते समय कैलकुलेट नहीं करते हैं। यानी कि जहां पर पॉजिटिव भाग होगा परमाणु का, वहीं पर सारा द्रव्यमान एकत्रित होगा क्या, नहीं होता। सर बात तो सही है, यानी कि जहां पे प्रोटॉन होंगे वहीं पे उसका भार होगा, और प्रोटॉन नाभिक में है तो संपूर्ण धनावेशित भाग और संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक का कहाँ होगा, संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का कहाँ पे होगा, उसके नाभिक में उपस्थित होगा, उसके केंद्र में उपस्थित होगा। ये चीज समझ में आ गई, इस पॉइंट को आप लिख लो। और एक बात, सारे पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी दूंगा। अब दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता किया परमाणु में, कि परमाणु में पहली स्थिति में अपन ने प्रोटॉन की स्थिति का
पता किया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा उसकी स्थिति भी जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार नाभिक के चारों ओर, नाभिक के यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जो नाभिक है उसका, परमाणु का, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा और इस वृत्ताकार पथ को उसकी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी कक्षा कहते हैं, उसकी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये क्या है? उसकी ऑर्बिट, ऑर्बिट कक्षा यानी कि वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ। इसी पथ पे इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसी पथ पे लगातार चक्कर लगाएगा इस नाभिक के वृत्ताकार पथ में। इसे ऑर्बिट कहा जाएगा, कक्षा कहा जाएगा। समझ में आ गया? इनका जो थर्ड पॉइंट है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी बता दी और प्रोटॉन की स्थिति भी बता दी। एक बात को ध्यान रखो, अगर कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ में गोल गोल घूम रहा है तो उसको एक फोर्स अप्लाई होता है। उस समय एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रण फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? अपकेंद्रण फोर्स, अपकेंद्रण फोर्स बल, ठीक है? अपकेंद्रण बल कार्यरत होता है और ये अपकेंद्रण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू काम करता है, ठीक है? आकर्षण बल, जिसे हम क्या कहेंगे? आकर्षण बल। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों ही अपोजिट चार्ज हैं, तो ये दोनों आकर्षण बल के द्वारा, जिसे हम, जो कि अपकेंद्रण बल के फॉर्म में होगा, से क्या रहते हैं? ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। समझ में आ गई चीजों को? ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ को छोड़ के बाहर नहीं जा पाता, बाहर नहीं जा पाता और एक वृत्ताकार पथ में क्या करेगा? ये लगातार घूमता रहेगा। अब इन तीनों ही पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आपको सिंपली इसको लिख लेना है। पहला पॉइंट क्या था? प्रोटॉन की स्थिति बताई। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में घूमेगा, जिसे क्या कहेंगे हम? ऑर्बिट्स कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स कार्य करता है जिसे अपकेंद्रण बल कहते हैं, जो कि अट्रैक्शन फोर्स के फॉर्म में काम करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल होता है। समझ में आ गई? चलिए फटाफट से नोट कीजिए और तीनों ही पॉइंट जो है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, जिसे आप नोट कर लें। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को आप यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट करिए। और तीसरा पॉइंट उसको ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ में घूर्णन के लिए आवश्यक अपकेंद्रण बल प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब देखिए अपन बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां रही, क्योंकि कमियों को देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो मॉडल सभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब कुछ बातें हैं जिनको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसे हम क्या कहेंगे? उस रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां कहेंगे, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। चलिए रदरफोर्ड मॉडल की भैया क्या है कमियां, देखिए क्या है बेटा कमियां, क्या रही उसको समझना। कमियां, अब कमियों को एक पॉइंट लेके फिर हम समझने की शुरुआत करेंगे। पहले एक चीज समझ लें कि मान लो कोई वृत्ताकार पथ है, कोई वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ में कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, लगातार वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ में घूमता है तो उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन हर एक बिंदु पे परिवर्तित होती है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस बिंदु से इस बिंदु पे जाता है, तो यहाँ से क्या हुआ? इसकी जो डायरेक्शन है चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। यानी कि हर एक बिंदु पे इलेक्ट्रॉन के गति करने की जो डायरेक्शन है, पथ की डायरेक्शन, वो क्या हो रही है? परिवर्तित होती चली जा रही है। चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन ही हो, जब भी कोई वृत्ताकार पथ में कोई पार्टिकल गति करता है, मूवमेंट करता है,
तो उस समय उसके हर एक बिंदु पे उसकी गति परिवर्तित होती है। गति परिवर्तित होने से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु जो कि स्ट्रेट गति कर रही है, अगर इसके एंगल में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, मान लीजिए एक हल्का सा परिवर्तन आया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को परिवर्तित कर लिया। ऐसे ही जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ में लगातार घूमता रहता है, तो उसके एंगल में हर एक पॉइंट पे परिवर्तन आता है, और जैसे ही एंगल परिवर्तित होगा तो उसकी डायरेक्शन भी परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, क्या है, वेग एक सदिश राशि है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित हो रही है और वेग क्या है, सदिश राशि है, तो दिशा बदलने के साथ क्या इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन आएगा या फिर नहीं आएगा? सर बात तो सही है। वेग जो है बेटा, वेग यानी कि मोमेंटम, वो क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि। और आप जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सदिश राशियां दिशा के साथ परिवर्तित होती है, तो वेग भी डायरेक्शन परिवर्तित होने के साथ परिवर्तन होगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हर बिंदु पे वेग परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? सब बात तो बिल्कुल सही है। अगर हर बिंदु पे दिशा परिवर्तित हो रही है तो दिशा परिवर्तन के साथ साथ वेग भी परिवर्तित होगा। बोलो बोलो, होगा। अब वेग परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका त्वरण है, उसमें त्वरण है कि नहीं है? सर एकदम बात सही है। यानी कि अगर वेग परिवर्तित हो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो उसमें त्वरण होगा, है ना, त्वरण होगा। और जैसे ही कहीं पे त्वरण की बात आ जाती है, अब सुनना बात, जैसे ही कहीं पे त्वरण की बात आ जाती है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कूदेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बेटा कूद जाएगा। अब यहाँ पे रदरफोर्ड के पीछे लग गया कौन? तरंग चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो कि इस मॉडल की पूरी ऐसी तैसी करके छोड़ेगा। देखा, अब यहां से इतना मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स में त्वरण होगा, है ना, और कोई भी त्वरित पार्टिकल्स विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत अपने को मालूम चला कि भैया इलेक्ट्रॉन में त्वरण है, और त्वरण का नाम लेते ही विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आ गया। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, सुनना जरा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब जब वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, लगातार इलेक्ट्रॉन है, जब वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो लगातार त्वरित होगा, है ना, लगातार त्वरित होगा। और जब इलेक्ट्रॉन लगातार त्वरित होगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब सुनना बात, यहां से आगे भैया बहुत बड़ी बात। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, क्योंकि ये त्वरित है और त्वरित होने से ये ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करेगा। जब ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये वृत्ताकार पथ में घूमने की कोशिश कर रहा है, ये घूम रहा है, तो क्योंकि ये त्वरित पार्टिकल है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ऊर्जा तो कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भैया मैं आपको खाना खिला करके दौड़ लगाना शुरू करवाऊं तो आप कुछ समय तक तो बहुत तेज दौड़ोगे, उसके बाद क्या हो जाओगे? धीरे धीरे धीरे, बोलो ना यार, होगे कि नहीं होगे? तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, उसकी ऊर्जा अगर कंज्यूम की जा रही है, उसकी ऊर्जा उससे निकल के बाहर जा रही है, तो उसके पास ऊर्जा की कमी होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए पहले इस ऊर्जा की स्टेट में था, तो अब ये क्या हो गया, ऊर्जा की इस वाले स्टेट में आ गया। तो ये अब देखिए धीरे धीरे ये जो सर्किल है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा कम बढ़ रही है। ऐसे ही फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और घूम भी रहा है, तो क्या करेगा, ये घूमता इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा का लेवल तो कम होता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो रही है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, इस प्रकार के लगातार घूमता जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर रहा है, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में समावेशित हो जाना चाहिए। बात तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ने बहुत तगड़ी बोल दी।
इससे रदरफोर्ड भाई साहब के पर्दे निकल आए। क्या हो गए? पर्दे जो है वो उखड़ गए। अब रदरफोर्ड भाई साहब का कान पकड़ना है। रदरफोर्ड भाई साहब को कहा भैया इधर आइए, भैया जरा इधर आइए। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन तो कर रहा है, यानी कि उसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही है, और ऊर्जा कम होते होते वो लगातार नाभिक के पास आता चला जाएगा और एक समय में वो नाभिक में समावेशित हो जाना चाहिए। तो बताइए ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो लगातार उसी पथ में, उसी ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है? क्यों वो नाभिक में समावेशित नहीं हो जाता? रदरफोर्ड भाई साहब बोले मैनू की पता, इलेक्ट्रॉन से पूछो, मैनू की पता। भैया हाथ खड़े कर लिए रदरफोर्ड ने। पहली कमी ये आ गई इनकी, इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो भैया जवाब नहीं दे पाए तो कमियां निकल आई। अब इसकी दूसरी कमी सुनो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाम तो सुना होगा। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको हम, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, अभी के लिए कुछ थोड़ा सा समझ लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस बनती है, लाइमन, बामर, पासन, इस प्रकार से कुछ, है ना। तो वहां पर हर एक जो लाइन है उसकी एक स्पेसिफिक ऊर्जा की वैल्यू निकल के आती है, हर एक स्पेसिफिक ऊर्जा की वैल्यू निकलती आती है। मान लीजिए ये कोई ए लाइन है, ये बी है, ये सी स्पेक्ट्रम है और ये डी है, ठीक है। अब मान के चलिए इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी निकल के आ गई 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी निकल के आ गई 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी निकल के आ गया 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन लगातार जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है उसको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उत्सर्जित करनी है तो स्पेसिफिक ऊर्जा यही क्यों आई, इन्हीं को स्पेक्ट्रम लाइन में क्यों दर्शाया गया, यही स्पेसिफिक ऊर्जा वाली स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों बनी? बताओ बताओ बताओ। देखिए क्योंकि लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हर एक वैल्यू वाली एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो लगातार अगर उत्सर्जित कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को तो 10.1 भी आनी चाहिए, 10.2 भी आनी चाहिए, 10.3 भी आनी चाहिए। तो वो ऊर्जाएं कहाँ चली गई? वो ऊर्जाएं कहाँ गई? इसके 10.5 और 12.5 के बीच की ऊर्जाएं कहाँ गई? 12.5 और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की ऊर्जाएं कहाँ चली गई? तो बताइए भाई साहब इन ऊर्जाओं के बीच की ऊर्जाएं कहाँ चली गई? किससे पूछा गया? रदरफोर्ड भाई साहब से। रदरफोर्ड भाई साहब बोले मेनू की पता, भाई साहब आ रही है तो आ रही है, अब मैं क्या करूं? तो ये दो सबसे बड़ी कमियां निकल के आई कि इनकी, रदरफोर्ड की, जिनका जवाब वो दे ही नहीं पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो ये वाली चीजें होनी चाहिए, ये वाली चीजें होनी चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड इन चीजों को नहीं समझा पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये दो कमियां निकल के आ गई और वैसा रदरफोर्ड का मॉडल हो गया फेल। यानी कि वो सभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परमाणु की संरचना की सभी प्रॉपर्टीज को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि अभी तक अपने पास परमाणु की पूरी जो संरचनाएं हैं वो नहीं आई। इन्होंने दो सबसे अच्छे काम किए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के बारे में बता दिया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होगा ये भी इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये 2-3 बातें इन्होंने सबसे बढ़िया बता दी, और प्रोटॉन की आखिर इन्होंने स्थिति बता दी, इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ होगा इसकी भी बात उन्होंने कह दी। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, तो उन कमियों को तो पूरा करना ही होगा, तभी तो परमाणु की संरचना बन पाएगी। बोलो ना यार। तो इससे आगे हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी जाने से पहले मैं यहाँ पे जो 2 कमियाँ हैं उनको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर लेना है। मैं तो चलता हूँ भैया, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी बाय बाय नहीं करना, आपको लिखना है पहले, ठीक है।